एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है 4 जनवरी 2022 को पूछे गए CDP के 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण। वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि पता है कि CTET 2021-22 में 23 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए और उस 23 शिफ्ट में ही उसको प्रश्न नहीं मिलने लगा, तो उसी में से अब रिपीट होने लगा। तो सोचिए कि इस बार भी जो प्रीवियस ईयर 2021-22 है उससे प्रश्न रिपीट बहुत ज़्यादा होगा। तो CTET 2021-22 में पूछे गए सवालों को आप जरूर बनाइए, जहाँ से भी बनाइए, जिस तरह से बनाइए, जिन चैनल पर देखकर आपको सीखना है, बनाना है, वही प्रश्न आपका रिपीटेड होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें हम जिक्र करेंगे 4 जनवरी 2022 को पूछे गए 30 प्रश्नों का CDP। इसके अलावे एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं CTET प्रीवियस ईयर 2021-22, उसमें 3 टॉपिक आपको मिलेगा, CDP, EVS और हिंदी पेडागोजी। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा और उन सभी सिर्फ हम प्रीवियस ईयर का जो है करवाए हुए हैं, आप उसको देखकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। 4 जनवरी 2022 को पूछे गए बाल विकास के से 30 में से 30 प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल मतलब मोटा मोटी यानी सूक्ष्म कौशल। दूसरा होता है सूक्ष्म कौशल और एक होता है सूक्ष्म कौशल। तो कौन सा सूक्ष्म कौशल यानी स्थूल कौशल पूछ रहा है कौन है। स्थूल कौशल और सूक्ष्म कौशल क्या होता है? जब बच्चा कोई काम करता है तो पहली बार जो चीज़ करता है वो उसका स्थूल काम होता है, स्थूल कौशल होता है। जैसे बच्चा चल रहा है, डगमगा चल रहा है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो स्किल यानी कुशलता पूर्वक चलता है तो वो हो गया उसका सूक्ष्म। तो एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, ये सूक्ष्म है। क्या है? एक मटर को वो उठाएगा, दाबना, ये बड़ी मुश्किल होता है। किताब के पन्ने पलटना, किताब के पन्ने भी पलट नहीं सकता है, वो क्या करता है कि एक ही बार में बहुत सारे पन्ने को पलट सकता है। पेंसिल पकड़ना, पेंसिल पकड़ने का भी डिजाइन उसका नहीं हो पाता, ये सूक्ष्म कौशल है। स्थूल कौशल क्या है? एक पैर पर संतुलन करना, यानी एक पैर पर भी बच्चा खड़ा रह सकता है शुरू में जब वो खड़ा होता है। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? अनुवांशिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, न तो वंशानुगत ना ही पर्यावरणीय कारक। जो भी विकास होता है बच्चों में दोनों से, अनुवांशिक जिसको हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुगत कहते हैं, यानी जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आए उसको कहते हैं हम लोग अनुवांशिकता। और पर्यावरण से खाना पीना, भोजन, रहन सहन, आवास, ये सब पर्यावरण की चीज़ें मिलती है। तो बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन दोनों के अनूठा संयोजन से होता है, या कहें कि अंतःक्रिया से। किससे? अंतःक्रिया से होता है। यानी अनुवांशिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? 2 से 6 वर्ष की अवधि को शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। चूंकि ये प्रारंभिक बचपन है यानी बाल्यावस्था को ही बचपन कहते हैं हम लोग, तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए। देखिए, ये अभिकथन से इस बार बहुत प्रश्न पूछा था, इस बार भी अभिकथन और तर्क या कारण तर्क से रहेगा। एकदम ये बहुत आसान है। एकदम ये सोचना है कि हमको कोई कुछ ये बात कह रहा है, हम उनके बातों से सहमत हैं, सही है कि नहीं है, फिर ये दोनों को मिलाना है। जैसे देखिए क्या कर रहा है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वह देखते हैं। आजकल देखिएगा बच्चे वही काम करते हैं। शहर वाला बच्चा, उसको एंड्रॉयड मोबाइल मिल गया, टीवी मिल गया, लैपटॉप मिल गया, तो अब जो भी वो देख रहा है उसके इर्द गिर्द यानी वातावरण में जो चीज़ें मिलती है वो उसी के अनुसार अपना एक्टिविटी करता है, अपना कार्य करता है, वो खेलेगा उसी हिसाब से। तो टीवी, मोबाइल या फिर रियलिटी शो वगैरह उसके हिसाब से। और गांव के बच्चे को गांव वाला पर्यावरण मिलता है तो वो अपना गुल्ली डंडा, आप लोग खेले होंगे, टायर चलाता है,
टायर चलाता है, हम लोग भी चलाएं। तो गांव का जो खेल है वो गांव के तरह होगा, और शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है, जो वह देखता है, जो देखता है वैसा करता है। ये सही है, बिल्कुल सही है। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि पहले जो समाजीकरण होता था परिवार से होता था, साथियों से होता था, पहले मीडिया नहीं थे, मीडिया नहीं था, मीडिया मतलब एंड्रॉयड मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, ये सब नहीं था। लेकिन अब क्या कह रहा है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही है। अब ये दोनों बात को थोड़ा सा मिलाइए कि दोनों बात कह क्या रहा है। ये शहरों में समाजीकरण कैसे होता है? रियलिटी टीवी शो के आधार पर, यानी जो वो देखता है उसके आधार पर करता है। और गांव में क्या है, या फिर इन दिन अभी जो करंट में है, वर्तमान में क्या है कि परिवार साथी के अलावा एक मीडिया भी हो गया। तो रियलिटी शो तो मीडिया का भाग है। रियलिटी शो किसका है? मीडिया का भाग है। तो क्या पहले तो दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, होगा आंसर तो एक और दो में से होगा। लेकिन क्या दोनों फुलफिल कर रहा है एक दूसरे को? आर सही व्याख्या करता है ए की, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, ये रियलिटी शो मीडिया का भाग है, तो यानी आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? कौन सा अधिगम सुगम हो बच्चों के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? शिक्षकों की गतिशीलता। शिक्षक एक्टिव रहते हैं ना तो बच्चे भी सीखते हैं, ये सही है। विविध सामग्रियों का प्रावधान। अब जितना अच्छा उसका प्रावधान रहेगा बच्चा उतना अच्छा सीखेगा, यानी उसके पास जो संसाधन अच्छा रहेगा बच्चे अच्छे सीखेंगे, तो ये भी सही है। माध्यम स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यानी माध्यम स्तरीय यानी मध्यम स्तर, यानी जो मिडिल एज में है उसका अनुभव, नया अनुभव प्रदान करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, अच्छे से सीखेगा। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। देखिए सकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना हो सकता है, लेकिन नकारात्मक पुनर्वलन नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया 1, 2, 3 ऑप्शन का। तो 1, 2, 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर हो गया 2। अगला प्रश्न है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे तथा चलते हुए बादलों व लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। यानी देखिए ये क्या है कि पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है और पियाजे से ही है ये। पियाजे का 4 अवस्था होता है, ये चारों अवस्था है जैसे जानते हैं, संवेदी चालक अवस्था या इंद्रजनित गामक अवस्था ये जन्म से लेकर 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष, और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 या 15 वर्ष। तो इसमें सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। संवेदी चालक अवस्था में क्या होता है कि बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से फील होता है, महसूस होता है, जैसे कि भूख लगने पर रोना, कष्ट होने पर रोना, इसकी ये विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है कि इसमें वो अपना मेंटल ऑपरेशन नहीं कर पाता, यानी चिंतन, तर्क, कल्पना नहीं कर पाता है। यानी संक्रिया का मतलब हो गया क्या, ऑपरेशन करना। किसी विषय वस्तु के बारे में वो नहीं विचार कर सकता है, चिंतन नहीं कर सकता है, उसके पहले का अवस्था है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या? अब देखिए यहाँ कह रहा है क्या कि वह मानते हैं कि पेड़ पौधे तथा चलते हुए बादलों व लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। देखिए बादलों का इरादा समझ रहा है तो इसका मतलब क्या है, लुढ़कते हुए पत्थर समझ रहा है। अब हम बच्चों को कहेंगे कि सजीव का लक्षण क्या है कि जो गति करे, अब उसको कहेंगे कि 4 उदाहरण लिखो इसके आधार पर, तो वो बैलगाड़ी भी लिख देगा या फिर मोटरसाइकिल लिख देगा। तो मोटरसाइकिल गति करता है तो वो सजीव नहीं है, यानी जीववाद का उसको ज्ञान नहीं है। तो किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, जिसको हम देख सके, छू सके, उसके बारे में वो सोचे समझे विचार करे। तो और अमूर्त जो चीज़ें नहीं है मेरे पास, या हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में चिंतन विचार करना हो गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चीज़ क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आंसर बताने से पहले आपको बताएं कि भाषा के संदर्भ में 2 बातें, दो जो मनोवैज्ञानिक हैं, एक लेव वाइगोत्स्की और दूसरा जीन पियाजे।
ये लेव वाइगोत्स्की क्या कहता है कि बच्चों में भाषा का विकास होगा तभी बच्चे संज्ञान होंगे, बच्चों में संज्ञान होगा। यानी पहले बच्चों में भाषा का ज्ञान, तब क्या होगा, संज्ञानात्मक होगा। लेकिन पियाजे क्या कह रहा है, पियाजे कहता है कि बच्चों को भाई पहले संज्ञान तो होगा तब तो वो भाषा सीखेगा। तो पहले बच्चों में संज्ञानात्मक और उसके बाद भाषा। तो ये दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों एकदम अपोजिट है। तो यहाँ क्या कर रहा है, भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी भाषा को इंपॉर्टेंस कौन बता रहा है, लेव वाइगोत्स्की। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, प्रतियोगिताओं के द्वारा, बिल्कुल नहीं, यानी कंपटीशन से नहीं सीखता बच्चे। साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी साथियों के साथ बातचीत करके। यानी वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे समाज से सीखते हैं, बच्चे समाज से सीखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसको कहते हैं वाइगोत्स्की ने दिया है, सोशियो कल्चर थ्योरी सांस्कृतिक। तो समाज कैसे बनेगा, बच्चों से बातचीत, बच्चों से मिलकर समाज बनाएगा, उसके बाद बच्चे सीखेंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, एकदम ये सब प्रश्न जो है ना बहुत रिपीटेड हुआ है और 2021-22 में जो एग्जाम हुआ है ना उसी में से रिपीटेड हुआ है। ऐसा नहीं कि 2016 वाला रिपीट किया है, 17 वाला रिपीट किया, वो तो है ही, लेकिन जो 21-22 में 23 शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसी में से ये रिपीटेड प्रश्न है ये सब। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय नहीं सक्रिय हो सकता है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, ये भी नहीं, केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए, ये भी नहीं। क्या होगा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यानी बच्चे बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है कि बच्चे सक्रिय रूप से यानी एक्टिव रहता है हमेशा कि हमको ये करना है वो करना है, इसके आधार पर वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। सही सुमेलित, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। देखिए ये है कोहल वर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत से, और कोहल वर्ग ने 3 सिद्धांत दिया था, एक पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत और तीसरा उत्तर परंपरागत। तो और तीनों का फिर 2-2। तो जो पूर्व परंपरागत एकदम शॉर्ट में, हालांकि हम सब वीडियो में ये सब बताए हुए हैं, फिर भी आपको बताते हैं, हो सके कि कोई लोग यही वीडियो को देखते होंगे। पूर्व परंपरागत में क्या है कि भाई उसको समाज के नियम कानून परंपरा का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो अपने मर्जी से जो करना चाहता है करता है, तो ये पूर्व परंपरागत हो गया। दूसरा परंपरागत में क्या होगा कि नियमों परंपरा को वो जान जाता है, चाहे वो गलत नियम ही समाज में क्यों नहीं हो उसको वो फॉलो करने लगता है, तो ये परंपरागत हो गया। तीसरा उत्तर परंपरागत, उत्तर परंपरागत में जो है ना बच्चे को इतना ज्ञान हो जाता है कि जो भी परंपरा है वो सही है या गलत है, यदि गलत है तो हम उसको बदल पाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में क्या होगा, कानून तय नहीं, ये क्या होगा, तीसरा वाला होगा। तो इसी में से 2 है, एक सजा और आज्ञाकारिता। सजा और आज्ञाकारिता में क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि भाई बड़े हो, बुजुर्ग हो, माता पिता हो या फिर गुरु हो, इनके पास कुछ अधिकार होता है और इन अधिकारों को बिना कुछ प्रश्न किए हुए मानना चाहिए, तो मानता है। या फिर इसको ये लगता है कि नहीं, हम यदि ऐसा करेंगे तो हमको भाई पापा मारेंगे, मम्मी मारेगी, तो सजा के डर से वो आज्ञा का पालन करता है। तो यहाँ तो वो तो कर ही नहीं रहा है, यानी कानून तय नहीं, समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, ये नहीं होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये दूसरा है। दूसरे में से है कि दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। इस अवस्था में बच्चे क्या होता है कि वो सोचता है कि हम कैसे समाज में या फिर बड़ों के नज़र में एक अच्छा लड़का बने, एक अच्छी लड़की बने। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको अच्छा लड़का का संज्ञा मिलेगा या अच्छी लड़की की संज्ञा मिलेगी। तो इस तरह से दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की
विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। अब देखिए, जो वनस्पति है, जीव है, ये क्या है? प्रकृति का चीज़ है। तो जिसके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि होगा वो प्रकृति के बारे में यानी वनस्पति या जीव के बारे में क्या करेगा? पहचान सकेगा, उसके अंदर वो बुद्धि होगी, जान सकेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रकृतिवादी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सीटेट के हिसाब से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और जो चीज़ आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ के गए थे उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आया होगा, लेकिन आप मेरा वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे हम आपको। जो राष्ट्रीय एनईपी जो है उससे एकदम मोटा मोटी उसी से प्रश्न रहता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। एकदम बहुभाषावाद कि बच्चे को एकदम खुली छूट दे देंगे, भाई अपने भाषा में तुम बोलो, अपनी भाषा में तुम पढ़ो, एक से अधिक भाषा जानना कहलाता है क्या? बहुभाषावाद। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं तथा लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदारी होती है एवं उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? एकदम ये जेंडर पक्षपात का है। जब भी हम किसी काम को लेकर ये बंटवारा कर दें, ये भेदभाव कर दें, ये पक्ष कर दें कि लड़के ऐसे कर सकते हैं, जैसे कई उदाहरण पूछा हुआ सवाल पहले का भी हम बता देते हैं कि लड़कियां अच्छी सिंगर होती है, या कह दे कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती है। ये क्या है? एकदम जेंडर पक्षपात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अभिकथन ए। फिर देखिए अभिकथन से आया, एकदम देखिएगा एकदम गौर से। अभिकथन क्या है? शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार का आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना नहीं, बच्चों का हम आकलन करेंगे, भाई बच्चे कितना सा सीखा, बच्चे कहाँ सीखने में असफल हो रहे हैं, बच्चे को हम कैसे बेहतर सिखा सकते हैं। ये सब आकलन करने के लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग टेक्निक हो, अलग अलग मेथड हो, उसका प्रयोग करेंगे। तो ये बात क्या है? एकदम सही है। कारण कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। मतलब कह रहा है कि हम अलग अलग आकलन करने का तरीका करेंगे, अलग अलग तकनीक को अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तकनीक या एक विधि से हम बच्चों का अच्छा मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो दोनों बात तो मिला हुआ है कि आकलन करने के लिए हम क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार का आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। यानी एक ही चीज़ से हम ये तय कर देंगे कि जो बच्चा 1 मिनट में 200 सीढ़ी चढ़ जाएगा वो तेज बच्चा है सब चीज़ में। ऐसा मूल्यांकन हम एक चीज़ से नहीं कर सकते हैं। तो ये भी सही और ये दोनों क्या कर रहा है? ये दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है। तो अब सोच लीजिए, ए और आर सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है? यानी सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वह कहाँ है, वह कहाँ जा रहे हैं, वहाँ कैसे पहुँचे। ये तो सोच रहा है बच्चा, इसमें क्या होगा? सीखने के लिए आकलन हो सकता है, तो ये हो सकता है। हमको पूछा है क्या? नहीं है। शिक्षक सीखने को संशोधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, यानी अच्छे से हम इसको क्रिएटिविटी बनाएं, गुणात्मक प्रतिक्रिया दें तो बच्चे सीख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, ये नहीं हो सकता है। मतलब कि प्रदर्शन अच्छा हो, बच्चे हम तुलना करेंगे, देखो देखो फलना कितना तेज है, तुम बोकस है, ये है, ये नहीं कर सकते हैं। यदि हम इस तरह का बच्चों के सामने बोलेंगे तो जो नहीं सीख पाया है या जो नहीं बता पाता है उसकी मानसिकता क्या हो जाएगी? कुंठित हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा किसको कहते हैं? जहाँ पर कि हम बिना भेदभाव के, यानी अमीर हो, गरीब हो, तेज हो, मंदबुद्धि बच्चा हो, दिव्यांग हो, सामान्य हो, किसी भी तरह के बच्चे को हम बिना
बाइफरकेट किए हुए, बिना विभेद करते हुए, बिना बांटते हुए हम एक साथ पढ़ाते हैं, तो ये शिक्षा कहलाता है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा कहाँ संभव होगा? लचीला शिक्षा शास्त्र, यानी जहाँ पर जो है आपका एकदम नॉर्मल रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, वहीं पर यह संभव है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? सामाजिक संचार में कौन सी दिव्यांगता, बच्चे अब दिव्यांग है और सामाजिक संचार यानी समाज के साथ वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, तो चुनौतियों का कारण बनती है? आत्मकेंद्रिता या स्वलीनता, पठन विकार, गुणज विकार, गतिमान दिव्यांगता। यानी आत्मकेंद्रिता, जब बच्चे अपने आप में ही खोया रहता है, उसको शिक्षक कुछ भी बता रहे हैं कोई मतलब नहीं है, दोस्त कुछ भी पूछ रहा है कोई मतलब नहीं है, अपने आप में खोया हुआ है या स्वलीन है, तो वो क्या होगा? सामाजिक संचार उससे नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ये वाला सेट भाई जिसको भी पकड़ाया होगा ना उसका स्कोर बहुत बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि ये वाला सेट में ना बहुत छोटा छोटा प्रश्न है और इजी भी प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? अब कोई सुविधाहीन बच्चा है, वंचित समूह है और शामिल करना है, तो कौन सा इसमें मदद करेगा? विविधता का महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक नहीं, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, किसी एक समूह को हम फोकस करके नहीं कर सकते। मानकीकृत परीक्षण, अब किसी को मानकीकरण स्केल दे देंगे, जो ये कर सकता है वही इसमें शामिल होगा, जो ये नहीं कर सकता है नहीं शामिल होगा, तो ये भी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? विविधता का महत्व। अब हमारे क्लास में क्या है कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग भाषा हो, धर्म हो, अलग अलग उसका प्रतिभा का बच्चा होगा, कोई जल्दी सीख जाएगा, कोई धीरे से सीखेगा, कोई नहीं सीख पाएगा, तो सबके साथ क्या करेंगे हम लोग? विविधता को महत्व देते हुए पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान के निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? ओहो, इसका ऑप्शन ही नहीं लिखे है। जस्ट मिनट वेट, हम ऑप्शन थोड़ा लिख देते हैं पेन से ही, तब देखेंगे प्रश्न। आइए, अब ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान के निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? क्या क्या करेंगे भाई? श्रवण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान के निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगा? तो हम क्या करेंगे कि ये सबको समावेशन करेंगे, तभी बच्चे क्या होंगे? अच्छे तरह से समावेशन में वो मदद मिलेगा। हमको समावेशन करना है, यानी समावेशी शिक्षा क्या कहता? अभी बताए पिछले प्रश्न में कि समावेशी में हम किसी को भी विभाजित नहीं करेंगे, किसी को भी अलग नहीं करेंगे, तो इसलिए ये सबको क्या करेंगे? सबको शामिल करेंगे। तो देख लीजिए 1 2 3 4 किसमें है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? कौन सा जोड़ा है? गुणज विकार, कैलकुलेटर का प्रावधान। अब देखिए, गुणज विकार, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, हिसाब किताब करेंगे और कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या है? सही संयोजन है। देख लीजिए आप। पठन विकार, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, पठन विकार लंबे लंबे लिखित कार्य सौंप ही देंगे तो हमारे में पठन विकार नहीं होगा, ये क्या है? गलत है। श्रवण दोष, सुनने का, ऑडियो टेप देना, जब हम ऑडियो टेप दे देंगे तो क्या होगा? उसके अंदर श्रवण दोष नहीं रह जाएगा। दृश्य हानि, चित्र वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। अब दृश्य हानि है, देखने में उसका दोष है और उसको हम चित्र वाली किताबें दे दें, ये गुणज विकार में क्या होगा? कैलकुलेटर का प्रावधान नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सही, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना। बिना समझे कैसे नकल करेगा भाई? ये तो कहीं से भी ऑप्शन नहीं हुआ, तो ये हो गया गलत। करके सीखना, ये बेहतर है, यानी लर्निंग बाय
डूइंग। बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे जितना उसको करने की छूट दे देंगे बच्चा उतना अच्छा सीखेगा। निष्क्रिय रूप से सुनना, निष्क्रिय रूप से नहीं, रटकर याद रखना ये भी नहीं। तो क्या होगा, करके सीखना बेहतर हो सकता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर हो सकता है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है अभिकथन। फिर देखिए, ये एकलौता सेट नहीं है जिसमें 3-3 अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, तर्क वाला प्रश्न है। हर में तो 2 मिनिमम है, लेकिन इसमें 3 है। अब पता नहीं आगे और देख लेंगे 4 भी है क्या। तो अभिकथन वाला तो हमको बहुत मज़ा आता है, और आप लोग भी जब देखिएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए क्या कह रहा है अभिकथन, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम, बच्चा कोई चीज़ सीखे तो विद्यालय में जो सामाजिक अवसर होता है उसमें भाग लेना जरूरी है। एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक क्रिया है, यानी समाज के साथ नहीं जुड़ेगा तो वो कभी भी अधिगम नहीं कर सकता है। अब मान लिया जाए कि समाज का मतलब ये नहीं हुआ कि गांव के समाज में, जहाँ भी है, स्कूल में भी एक समाज है उसके लिए, घर में भी क्या एक समाज है। बच्चे जन्म ले और उसको एकदम ऊंचे पहाड़ी पर कहीं एकांत में रख दे, जंगल में, उसको दाना पानी भोजन सब समय समय पर देंगे तो बच्चा कभी भी कुछ नहीं सीख सकता है। सिर्फ दे दिए, खा लिया, चला गया, हम भी चले गए, तो क्या होगा कि सामाजिक। दोनों बात से ये भी है कि अधिगम कैसे होगा भाई? समाजीकरण क्रिया से। आपको हम पढ़ा रहे हैं नहीं, या क्लास में पढ़ा रहे हैं कोई टीचर, वो भी क्या है? एक समाजीकरण है। तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आप शिक्षा कहें क्या कीजिएगा? बच्चे जो है ना गतिविधियों में सार्थक बनाना है आपको। उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना। असंबंधित नहीं, संबंधित खंड में विभाजित करेंगे। अ लग गया मतलब ये गलत। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना। अरे वाह, बच्चे को स्पष्ट निर्देश देंगे कि अस्पष्ट देंगे, ये भी क्या गलत। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना। संदर्भहीन नहीं, संदर्भ के तरीके से, यानी जो संदर्भ विषय वस्तु है उसी से उसके साथ प्रस्तुत करना है, संदर्भहीन नहीं। तो ये भी गलत। बाकी चौथा आंसर होगा ही, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना या स्थिर करना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? सकारात्मक यानी अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान कौन नहीं देता है? आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूल, जिस तरह का आवश्यकता होगी हम उसके अनुसार करिकुलम बनाएंगे तो बच्चे सीख पाएंगे। कि ये सही कह रहा है, इसमें पूछ रहा है नहीं। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, बच्चे को अनुभव मिले। नहीं, बच्चा यदि गांव में खेल रहा है, वो पेड़ पौधा जंगल पशु पक्षी देखा हुआ है तो पशु पक्षी के बारे में, जंगल के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में बताएंगे तो वो ज़्यादा सीख सकता है। तो ये भी सही है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार। पाठ्यचर्या यानी कोई करिकुलम है उसमें कुछ नया चीज़ देंगे तो बच्चों को क्या होगा? उत्सुकता होगा सीखने के लिए, यानी सीखने के लिए वो उत्सुक होगा, तो ये भी हो जाएगा। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ, यानी परीक्षा के उद्देश्य से लें कि परीक्षा में बच्चे को हम पास नहीं होने देंगे, बच्चे पास नहीं करे या करे एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो ये गलत है। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न अभिकथन है, ये चौथा अभिकथन वाला है। चौथा, ये जो 4 जनवरी 2022 को सीडीपी में पूछा गया 4 अभिकथन है, यही अभिकथन में ही इस शिफ्ट में जान है। बाकी क्वेश्चन इसमें बहुत नॉर्मल था, तो अभिकथन वाला देखते हैं क्या है ये। एक शिक्षिका द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। बताइए जोड़ना चाहिए कि नहीं? बच्चे को हम जो चीज़ पढ़ाएं, जो अभी पिछले बार बताए कि पेड़ पौधा पशु पक्षी यदि बच्चा देख रहा है तो उसका दैनिक जीवन है, और उसी से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या करेगा? ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये तो एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। तर्क, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। मतलब अब बच्चे जो भी अनुभव है अपना गांव घर में जो भी उसका अनुभव था वो तो लेके स्कूल गया है, तो उसको क्या कह रहा है कि ध्यान देना चाहिए एक शिक्षिका को। तो ये भी सही। और दोनों बात क्या सही है? दोनों बात सही है कि दैनिक जीवन में वो यदि देख रहा है, सब कुछ अनुभव कर रहा है और उसको जोड़ने के लिए शिक्षक को निर्देश दे रहा है, तो सीखेगा कहाँ से? महत्वपूर्ण लेकर आते हैं नहीं,
तो दोनों क्या एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है, जोड़ कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? विस्मरण, अनुकृतियाँ, अधिसंज्ञान, रटकर याद करना है? बिल्कुल नहीं, अधिसंज्ञान। यानी बच्चे जितना सा संज्ञान किया है उसका हम क्या करेंगे, स्वयं मूल्यांकन कर पाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बच्चों में भ्रांतियाँ डैश होना चाहिए? असामान्य, अप्रारूपिक, प्राकृतिक, दुर्लभ। अप्राकृतिक यानी बच्चों में भ्रांतियाँ प्राकृतिक होना चाहिए, जो नेचुरल भ्रांति है उसी को रहना चाहिए। असामान्य नहीं, अप्रारूपिक नहीं, दुर्लभ भी नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह, यानी सीखने में वो असहज महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि हेल्पलेस हैं हम नहीं सीख सकते हैं, हमको कोई नहीं सिखा सकता है, तो वह क्या है? सीखने में बेहतर उत्साह दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। जब उसको ये फील हो जाएगा कि हम हेल्पलेस हैं तो सीखने में बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाएगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, अब उसको तो ये लग रहा है ना कि हम हेल्पलेस हैं भाई, हम महारत हासिल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वह भी नहीं होगा। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। अब देखिए, ये शैक्षिक गति से भी अलगाव रखेगा? एकदम बिल्कुल रखेगा। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, ये तो भी नहीं होगा ना कि हम भाई बेहतर प्रदर्शन करें। उसको तो पहले ये महसूस हो गया कि असहायता यानी हेल्पलेस, तो क्या होगा कि वो शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। क्या करेगा? कह दो हम इस सब में भाग ताग नहीं लेने वाला है, हमसे होगा नहीं, हम हेल्पलेस हैं, ये हैं वो हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा, देखिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जब ये अंदर से आवाज़ आती है भाई हमको कुछ करना चाहिए, हम कुछ करेंगे, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा। और जब ये बाहर से मोटिवेट मिले कि फलना कहे कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, शिक्षक आपको सलाह दे कि आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपके लिए ये बेहतर होगा, वो बेहतर होगा, तो ये आपका बाह्य प्रेरणा है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। रुचि के कारण, अब देखिए बच्चा अपने आप में इंटरेस्ट हो, बच्चा अपने आप में क्या करे कि सोचे कि हमको भाई ये चीज़ करना है, तो वो तो उसका अंदर से ना आवाज़ आया। तो रुचि के साथ, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखने पर यदि उसका मन बन रहा है तो ये इसका क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें आप सीख सकते हैं ऑप्शन से कि बाह्य प्रेरणा तब ये तीनों है। नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, हमको भाई नगद इनाम मिलेगा, कुछ प्राइज मिलेगा, तो बाहर का चीज़ है ना, तो ये बाह्य प्रेरणा हो गया। पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, ये भी क्या है? बाह्य है। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, वाह बहुत अच्छा बेटा, हमको ये कहे माता पिता, हम इसलिए पढ़ रहे थे, ये भी क्या हो गया? बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक, रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय। विद्यालय तो पर्यावरण का चीज़ है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए देखते देखते आपके साथ कब 30 प्रश्न का हम विश्लेषण कर दिए, खुद हमको भी पता नहीं, और आप यहाँ तक देखने वाले को भी ये पता नहीं होगा कि ये 30 प्रश्न हम लोग संपूर्ण विश्लेषण कर लिए हैं। और उम्मीद करते हैं इससे आपके लिए बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड हो जाए, और जो अब तक यहाँ देखते देखते आ गए हैं, एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो, कुछ सलाह मशवरा करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। और उनसे गुजारिश है कि जो चैनल पर नए हैं और बिना देखे, बिना सब्सक्राइब किए हुए पूरा वीडियो देख लिए हैं और अब तक सब्सक्राइब करने का मन नहीं बन रहा है, तो जल्दी से कर दीजिएगा फटाफट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।